जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ रहेंगे। उसके लिए आप सब जानते हैं दोस्तों कि हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या समीक्षा अधिकारी जिसको बोला जाता है आरओ एआरओ, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप जानते हैं कि उसमें इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे ऐसे सवाल आते हैं कि जो आप आसानी से कर सकते हैं, जो आपको नंबर गेनिंग वाले सवाल इसमें अक्सर आते हैं। इसमें बस थोड़ा सा पढ़ना कुछ ज़्यादा नहीं होता, इसमें कुछ बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और सब्जेक्ट की तुलना में। तो हमने अपने पिछले वीडियो में प्रियम्बल तक यानी प्रस्तावना तक की चीज़ों को पढ़ लिया है। जो बच्चे नियमित क्लास को देख रहे होंगे उनको मालूम है कि हमने एक सीरीज यानी एक क्रम से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। हम भारतीय राज्य व्यवस्था को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, हमने प्रस्तावना तक की चीज़ों को पढ़ लिया है। भारतीय राज्य व्यवस्था की आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने प्रस्तावना तक की चीज़ों को पढ़ लिया है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने तरह की समता की बात की गई, कितने तरह के न्याय की बात की गई है। हमने यहाँ तक की चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो जो बच्चे पुराने होंगे, जो नियमित क्लास को देखे होंगे, उनको बस ज़रूरत है चीज़ों को रिवाइज करने की और अपनी प्रैक्टिस करते रहने की। बाकी जो बच्चे नए अभी चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप सब एक क्रम से वीडियो को देखने की कोशिश करें। आप स्टार्टिंग से पहला जो वीडियो बना वहाँ से लेके चीज़ों को आप देखने की कोशिश करें, तभी आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे और इंटरलिंक कर पाएंगे, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमने पिछले वीडियो में इस उद्देशिका को भी पढ़ लिया था कि प्रस्तावना का जो पूरा शब्द लिखा हमने बताया था कि आप दोस्त इसको पूरे अच्छे से रट लीजिएगा, एक एक शब्द इसका, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन सीधे पूछे गए हैं कि कितने तरह के न्याय की बात की गई है, कितने तरह के समानता की बात की गई है, कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो प्रस्तावना से इस तरह के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम का बैक ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में। आप जानते हैं ना कि भारतीय संविधान में 12 तरह की अनुसूचियां यानी शेड्यूल दिया गया है। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं कि इन अनुसूचियों में क्या क्या मुख्य बातें या क्या क्या प्रावधान दी गई, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन ही ऐसे आता है कि पहली अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, या कभी कभी दे दिया जाता है कि शपथ या प्रतिज्ञान के जो प्रारूप है वो निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो इससे भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप जितने भी लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे और चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे। तो देखिए हम पढ़ने वाले अनुसूचियां यानी जो शेड्यूल दिया गया भारतीय संविधान में। सबसे पहले आप जान लें कि कितने दिया गया है, 12 अनुसूचियां दी गई हैं। उसमें क्या क्या प्रोविजन किया गया है, क्या क्या प्रावधान किया गया है, आप उसको भी अच्छे से देख लीजिए। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों कि 12 तरह की अनुसूचियां दी गई हैं। तो देखते हैं हम पहली अनुसूची में क्या बातें की गई हैं, कौन से प्रावधान शामिल है, कौन से सब्जेक्ट शामिल है, विषय शामिल है, हम उसको देखते हैं। तो देखिए जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें दोस्तों क्या शामिल है, इसको आप देख लीजिए। देखिए पहली अनुसूची, इसमें दोस्तों जो विषय है वो राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। तो आप याद रखिएगा कि राज्य व संघ राज्य क्षेत्र मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यहां संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की बात किस अनुसूची में की गई है, तो पहली अनुसूची में की गई। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 8। तो आप इसको याद रखिएगा कि वर्तमान में 28 राज्य यानी 28 राज्य हैं, और जो यूटी हैं, जो यूनियन टेरिटरी है यानी संघ राज्य क्षेत्र है, जिसको केंद्र शासित प्रदेश भी बोला जाता है दोस्तों, कितने हैं, 8 है। तो इसकी जो बात की गई है वो पहली ही अनुसूची में की गई है। जो हमारा पहला शेड्यूल है उसमें इसकी बात की गई है। अब हम देखते हैं जो हमारी दूसरी अनुसूची है उसमें क्या प्रावधान है या क्या विषय शामिल है। तो देख लीजिए आप उसको भी। देखिए दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के वेतन की बात, यानी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की सैलरी क्या होगी, जो वेतन होगा, उसकी बात किस अनुसूची में की गई है दोस्तों, तो हमारा जो दूसरी अनुसूची है, जो हमारा सेकंड अनुसूची है, जो सेकंड शेड्यूल है, उसमें राष्ट्रपति के वेतन यानी सैलरी की बात की गई है। और राष्ट्रपति के वेतन के साथ साथ ही अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन की भी बात की गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन की बात कहां की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा दूसरी अनुसूची जो हमारी है, जो सेकंड शेड्यूल जो है उसमें बात की गई है।
अब हम देखते हैं जो हमारी तीसरी अनुसूची है, जो हमारा थर्ड शेड्यूल है, उसमें क्या बात की गई है। तो देखिए उसमें शपथ जिसको प्रतिज्ञान बोला जाता है उसका प्रारूप क्या होगा उसकी बात की गई है। ये जो शपथ लेते हैं, जो ओथ जिसको बोला जाता है, जिसको हिंदी में और भी बोला जाता है प्रतिज्ञान, इसकी जो प्रारूप होगा, इसका प्रारूप क्या होगा शपथ लेने का, इसकी बात दोस्तों कहाँ की गई है, वो तीसरी अनुसूची में बात की गई है, थर्ड शेड्यूल में। हम आगे दोस्तों पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेता है। आप जानते हैं ना, लोकसभा के सांसद भी शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति भी शपथ लेता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी शपथ लेता है, हाई कोर्ट का जज भी शपथ लेता है। तो कौन से व्यक्ति या कौन सा पद तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेता है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। बस आप अपने यहाँ याद रखिएगा कि शपथ यानी प्रतिज्ञान का जो प्रारूप होगा वो कहाँ दिया गया, तीसरी अनुसूची जो हमारी जो थर्ड शेड्यूल है उसमें दिया गया। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो देखिए चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है। यानी आप जानते हैं कि राज्यसभा में अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटें दी गई है, इसका मानदंड अलग होता है। इसको आप आगे पढ़ने वाले हैं कि राज्यसभा में जो सीटें दी गई कि उत्तर प्रदेश की कितनी होगी, बिहार की सीट कितनी होगी, या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जैसे त्रिपुरा हुआ, मेघालय हुआ, इनकी सीट कितनी होगी, या साउथ इंडिया के जो राज्य हैं जैसे कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, इनकी सीट की होगी। यानी राज्यसभा में जो उनके स्थान होंगे उनका जो आवंटन की बात की गई है वो चौथी अनुसूची में की गई है, यानी फोर्थ शेड्यूल में की गई है। अब किस आधार पे किया जाता है दोस्तों, हम इसको भी अभी आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे हमारे वीडियो बढ़ते जाएंगे हम उसको भी पढ़ने वाले कि किस आधार पे स्थानों का आवंटन किया जाता है। आप याद रखिएगा कि चौथी अनुसूची में ही राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पांचवी अनुसूची जो है, जो हमारा फिफ्थ शेड्यूल है, उसमें किसकी बात की गई है। तो देखिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात की गई है। तो आप याद रखिएगा जो हमारा पांचवी अनुसूची है यानी जो हमारा फिफ्थ शेड्यूल है उसमें किसकी बात की गई है, अनुसूचित क्षेत्रों। अनुसूचित क्षेत्रों का मतलब होता है दोस्तों शेड्यूल एरियाज। ये शेड्यूल एरियाज कौन निर्धारित करता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं कि कौन से क्षेत्र शेड्यूल एरियाज के अंतर्गत आएंगे। तो अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं और अनुसूचित जनजातियों, यानी आप जानते हैं ना शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों को दोस्तों बोला जाता है एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनका प्रशासन और नियंत्रण कैसा होगा इसके बारे में जो उपबंध किया गया है, जो प्रावधान किया गया है, वह पांचवी अनुसूची में किया गया है। आप इसको बहुत अच्छे से दोस्तों याद, तो आप दोस्तों इसको याद रखिएगा कि पांचवी अनुसूची में किसकी बात की गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों छठवीं अनुसूची की, यानी जो हमारा सिक्स्थ शेड्यूल है उसमें कौन से प्रावधान दिए गए। तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। तो आप इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक याद रखिएगा, जो छठवीं अनुसूची हमारी है उसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए आप सिर्फ एटीएम को याद रखिएगा। जो एटीएम शब्द है आप इसको याद रखिएगा। आप सभी लोग अपने दैनिक जीवन में एटीएम को यूज करते हैं, यही जो सामान्य एटीएम होता है, बस उसमें 3 शब्द होते हैं एटीएम। यहां दोस्तों आप याद रखना है डबल एम। एक एम का मतलब होता है, देखिए डबल एम का मतलब एक का हो जाएगा मिजोरम, एक का हो जाएगा मेघालय, एक का हो जाएगा ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा। तो ऐसे आप याद रखिएगा। देखिए छठवीं अनुसूची में किन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों कि आप एटीएम शब्द को याद रखें। एटीएम में ए का मतलब हो जाता है दोस्तों असम, टी का मतलब हो जाता है त्रिपुरा, एक एम का मतलब हो जाता है मिजोरम और एक एम का मतलब हो जाता है मेघालय। तो दोस्तों आप जब भी पढ़ेंगे तो पांचवी अनुसूची और जो हमारी छठवीं अनुसूची है, यानी जो हमारी फिफ्थ शेड्यूल है और जो हमारी सिक्स्थ शेड्यूल है, इन दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। देखिए कंफ्यूजन किस तरह का एग्जाम में होता है, तो आपसे ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में कि देखिए पांचवी अनुसूची में क्या बात की गई है कि अनुसूचित जो क्षेत्र है, देखिए पांचवी अनुसूची आप देख लीजिए फिर से एक बार कि अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल एरियाज और अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात की गई है। यानी पांचवी अनुसूची में पूरे भारत में जहां जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं, आप जानते हैं ना कि जो शेड्यूल एरियाज है दोस्तों उनको राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो पूरे भारत में जहां जहां भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और पूरे भारत में जहां जहां अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, यानी एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाली जो जनजातियां पूरे भारत में जहां जहां पाई जाती है, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध कहा किया गया दोस्तों, तो वह पांचवी अनुसूची में किया गया है, यानी फिफ्थ शेड्यूल में किया गया है। और जब हम बात करते हैं छठवीं अनुसूची में, तो छठवीं अनुसूची में आप याद रखिए दोस्तों केवल 4 राज्यों के, सिर्फ 4 राज्यों के ही
जनजातीय क्षेत्रों के यानी ट्राइबल एरियाज के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया। यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ जनजातीय क्षेत्र की बात की गई है, अनुसूचित क्षेत्र की बात नहीं की गई, शेड्यूल एरियाज की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन में बहुत गलतियां हो जाती है, तो आप एक एक शब्द इन 5वीं 6वीं को याद रखिएगा। इसमें सिर्फ 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। वो 4 राज्य कौन से? एटीएम वाले। ए का मतलब होता है दोस्तों असम, टी का मतलब होता है दोस्तों त्रिपुरा, एक एम का मतलब होता है दोस्तों मिजोरम, और एक एम का मतलब होता है दोस्तों मेघालय। तो आप 5वीं और 6वीं को दोस्तों ऐसे इंटरलिंक करके याद रखेंगे, नहीं वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप सब एक अच्छे से अपना नोट्स बनाते चलेंगे और ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। एक साथ इसको याद रखेंगे कि 5वीं अनुसूची में पूरे भारत में जहां जहां आप ऐसे लिख लेंगे इसको, आप मैं बोल रहा हूं, आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि 5वीं अनुसूची में पूरे भारत में जहां जहां भी अनुसूचित क्षेत्र पाए जाते हैं, मतलब जो शेड्यूल एरियाज पाए जाते हैं, शेड्यूल एरियाज को निर्धारित कौन करता है? राष्ट्रपति। और जहां जहां अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है पूरे भारत में, यानी जो शेड्यूल ट्राइब्स के, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। लेकिन जो 6वीं अनुसूची है, जो 6th शेड्यूल है दोस्तों, उसमें सिर्फ एटीएम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्र यानी जो ट्राइबल एरियाज के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया। एटीएम मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो उम्मीद है दोस्तों आपको 5वीं या 6वीं का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों 7वीं अनुसूची की, जो हमारी 7th शेड्यूल है, उसमें क्या प्रावधान दिया गया। तो देखिए, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, उससे संबंधित प्रावधान कहां किया गया दोस्तों? वो किया गया है 7वीं अनुसूची में। आप जानते हैं दोस्तों 3 तरह की लिस्ट होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसको बोला जाता है संघ सूची। एक होती है स्टेट लिस्ट, जिसको बोला जाता है राज्य सूची। और एक होती है दोस्तों कनकरेंट लिस्ट, जिसको बोला जाता है समवर्ती सूची। तो आप जानते हैं कि भारत में क्या है दोस्तों, राज्यों को भी अलग शक्तियां दी गई है और केंद्र को भी अलग शक्तियां दी गई है। और ये शक्तियां दोस्तों संविधान के तहत दी गई हैं, नहीं भारतीय संविधान के द्वारा राज्यों और केंद्र सरकार को अलग अलग शक्तियां दी गई है। आप जानते हैं ना कि 28 राज्यों में 28 राज्यों के 28 मुख्यमंत्री हैं, और केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली और पुदुचेरी में भी मुख्यमंत्री है, बाकी वाले में क्या है? उपराज्यपाल ही जो होते हैं वह प्रशासन चलाते हैं। तो जो संघ, ये जो सूचियां होती हैं 3 तरह की, यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में जो केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियां दी गई है, उनके विभाजन की बात जो की गई है दोस्तों, वह 7वीं अनुसूची में की गई है, यानी 7th शेड्यूल में की गई है। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, मैं बहुत आराम से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। तो आप बहुत आराम से पढ़ने की कोशिश करिए। मैं ऐसे चाहूँ तो एक लाइन में आपको बता दूँ कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ऐसे रख लेने, ऐसे फिर आप गलती कर जाते हैं। आप एक एक शब्द को याद रखेंगे, क्योंकि आप जब एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं दोस्तों, ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है हमें सब आता है, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठते हैं, जब आप रियल एग्जाम में बैठते हैं, तो वहाँ जो प्रेशर होता है ना हमारे दिमाग पे, वहाँ अक्सर हमको ऐसे ही क्वेश्चन में हमसे गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि हम छोटे छोटे शब्द ही वहाँ कन्फ्यूजन कर जाते हैं। जैसे 5वीं या 6वीं में कहीं यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र प्लस अनुसूचित क्षेत्र दे देगा तो आप गलती कर जाएंगे। इसलिए आप एक एक शब्द को बढ़िया से नोट्स करते रहें, और आपके जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी, पीसीएस या किसी भी एग्जाम की कर रहे हो दोस्तों, आप उसका बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखा करिए कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है या किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप अपने बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ हमेशा रखा करिए। और आप जानते हैं मैं अपने हर एक वीडियो में इस बात पर हमेशा जोर देता हूँ कि आप रिविजन और प्रैक्टिस को हमेशा करते रहेंगे, ये आपके लिए सबसे रामबाण है। आज के समय में दोस्तों आप जानते हैं कंपटीशन बहुत बढ़ गया, प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो सीटें हैं वो हर कम आती जा रही हैं। हर साल क्या होता है, वैकेंसी की संख्या घटती जा रही है और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब समय आ गया हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट स्ट्रेटजी। आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी करें, और उसके तहत आता है कि आप रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहें। आप अभी से जब चीज़ों की रिवाइज कर रहे रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इससे आपकी गलतियों में पता चलती जाएंगी और आपका कहाँ वीकनेस है, कौन सा पोर्शन और कौन से पोर्शन आपसे स्ट्रांग है, आप खुद इसको एनालाइज कर पाएंगे। तो आप अपने स्ट्रांग पोर्शन पे आपको कम काम करना होगा और वीकनेस वाले पे आप ज़्यादा करेंगे, तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप एटलीस्ट वहाँ सिलेक्ट हो जाएंगे। और सबका यही उद्देश्य होता है कि हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों हम वहाँ सिलेक्ट हो जाएं। अब हम दोस्तों बात करते हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची है, जो हमारा 8th शेड्यूल है, उसमें देखते हैं क्या प्रावधान दिया गया है। तो देखिए 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाएं की बात की गई, यानी लैंग्वेजेज की बात की गई है। तो आप इसको याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए भाषाएं यानी जो लैंग्वेज होते हैं, आप जानते हैं ना कि आप अभी आगे पढ़ेंगे
कि कितनी तरह की भाषाएं हैं, कितने क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं। तो आप बस यहाँ इतना याद रखिए कि अगर पूछा जाए कि भाषाएं वाला जो विषय है या जो प्रावधान है वह किस अनुसूची में है, यानी किस शेड्यूल में है, तो दोस्तों तो आप याद रखिएगा जो हमारी 8वीं अनुसूची है, जो हमारा 8th शेड्यूल है, उसमें शामिल किया गया है भाषाएं वाला प्रावधान। अब हम बात करते हैं दोस्तों 9वीं अनुसूची, यानी जो 9th शेड्यूल है, उसमें क्या सब विषय दिया गया है। तो देखिए, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, मतलब जो कुछ अधिनियम होते हैं, यानी कुछ जो रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, कुछ अधिनियमों और विनियमों, यानी जो रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उनके विधिमान्यकरण की जो बातें की गई है वो 9वीं अनुसूची में की गई है, तो 9th शेड्यूल में की गई है। आप इसको याद रखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण वाला जो संबंधित प्रावधान है या जो विषय है वह किस अनुसूची में दिया गया है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा जो हमारी 9वीं अनुसूची है, यानी जो हमारा 9th शेड्यूल है, उसमें दोस्तों यह प्रावधान दिया गया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, हमारा जो अगला अनुसूची है, यानी जो अगला है शेड्यूल है, कौन सी है, 10वीं। तो हम देखते हैं 10वीं अनुसूची में दोस्तों क्या प्रावधान दिया गया है। तो देखिए, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता की बात की गई है किसमें, तो वो की है 10वीं अनुसूची में। दल परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि क्या होता है, कोई कैंडिडेट मान लीजिए समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, कोई कैंडिडेट है जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, और कोई कैंडिडेट है जो मान लीजिए बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, और कोई एक कैंडिडेट है जो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। तो आप जानते हैं कुछ कैंडिडेट होंगे जो जीतेंगे, कुछ कैंडिडेट होंगे जो हारेंगे। और जब बात सरकार बनाने की आती है तो आप जानते हैं आजकल आप देख रहे होंगे हॉर्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कभी कि हॉर्स ट्रेडिंग क्या हो रहा है। आप जानते हैं ना, विधायक खरीदे जाते हैं, सांसद खरीदे जाते हैं, इधर से उधर होती रहती है। तो यही जो विधायक सांसद जो दल अपना बदल लेते हैं, मतलब लड़े तो होते हो आपके टिकट पे, लड़े होते हो समाजवादी पार्टी के टिकट पे, लड़े होते हो बीजेपी के टिकट पे, लेकिन क्या होता है अंत समय में भाग जाते किसी और पार्टी में। तो इसके लिए जो प्रावधान किया गया कि मतलब दल परिवर्तन के आधार पर, मतलब जो लोग अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं, दल परिवर्तन का मतलब होता है दोस्तों जो सांसद या विधायक अपनी पार्टी चेंज करके किसी और पार्टी में चेंज चले जाते हैं, उसके लिए जो अयोग्यता की बात की गई है वो किसमें की गई है, 10वीं अनुसूची में की गई है, यानी 10th शेड्यूल में की गई है। तो आप इसको याद रखिएगा कि आगे कि दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता की बात कहां की गई है, तो 10वीं अनुसूची में की गई है, 10th शेड्यूल में की गई। अभी जो अयोग्यता किस आधार पर आधारित होता है दोस्तों, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे वीडियो में। आप अभी अनुसूचियों के पढ़ रहे हैं कि कितने तरह की और क्या सब्जेक्ट दिया गया, तो आप सिर्फ अभी यहां इतना पढ़िए कि 10वीं अनुसूची ही दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता की बात करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची की, जो हमारा 11वां अनुसूची है, यानी जो 11th शेड्यूल है, उसमें क्या है। तो देखिए, पंचायतों से संबंधित प्रावधान की गई। तो आप 11वीं और 12वीं को एक साथ पढ़ेंगे। और 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो पंचायतों से संबंधित प्रावधान कहाँ किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में किया गया है। ये पंचायत का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों। आप देखे होंगे, अगर आप जिस भी राज्य के होंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश के, तो आप देखे होंगे दोस्तों कि क्या होता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, डीडीसी वो होता है जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है। तो ऐसे जो चुनाव होते हैं इन्हीं को बोला जाता है पंचायतों, या ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है, इसको आप अच्छे से जानने होते होंगे कि प्रधान का जो चुनाव होता है। तो इन पंचायतों से संबंधित जो विषय है, यानी ये जो प्रावधान है, यह किस अनुसूची में दी गई है संविधान के, तो यह दी गई है दोस्तों जो हमारी 11वीं अनुसूची है, जो हमारी 11th शेड्यूल है, उसमें इन्हीं पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिया गया है कि इनका चुनाव कैसे होगा, मतलब ये कौन से इसके अध्यक्ष बनेंगे, इनका कार्यकाल क्या होगा, इससे संबंधित जो कुछ सब्जेक्ट है वह 11वीं अनुसूची में दिया गया है। और जो हमारी 12वीं अनुसूची है दोस्तों, यानी जो हमारी 12th शेड्यूल है, उसमें जो है वह नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध दिए गए। आप देखेंगे कि जहां जहां नगर पालिका होता है वहां अध्यक्ष चुना जाता है। और बड़े बड़े आप जानते हैं ना, 3 तरह के नगर पालिका होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो आप जानते हैं मेयर का चुनाव जो होता है नगर निगम में, आप जानते हैं जो अध्यक्ष होते हैं, जिनको चेयरमैन का जो चुनाव होता है, आपने बहुत सुना होगा कि जिन जहाँ पे नगर पालिका बन गया वहाँ पे चेयरमैन का चुनाव लड़ा जाता है। आपने ऐसे आसान भाषा में सुना होगा, कहते हैं ना कि चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे हम इस बार।
तो इससे संबंधित जो प्रावधान दिया गया है, यानी नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान उपबंध दिया गया है दोस्तों, वह 12वीं अनुसूची में दिया गया है, यानी 12th शेड्यूल में दिया गया है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। तो आप सबने अच्छे से देखा कि जो अनुसूचियां हैं, यानी जो शेड्यूल हैं, उनसे संबंधित जो विषय हैं, हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया। तो आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि कितनी तरह की अनुसूचियां, कुल 12 शेड्यूल हैं। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां दी गई हैं। अब 12 अनुसूचियों में अलग अलग विषय भी शामिल हैं। तो हमने सबको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, या एटीएम वाला कॉन्सेप्ट क्या है, शेड्यूल एरियाज या शेड्यूल ट्राइब्स वाला कॉन्सेप्ट क्या है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट की बातें कहाँ की गई है, पंचायतों से संबंधित बातें कहाँ की गई है, दल परिवर्तन की बातें कहाँ की गई है, यानी जो पार्टियां चेंज करके बसपा से सपा में, सपा से बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस में, इनके लिए जो अयोग्यता की बातें की गई है, इस किस किस शेड्यूल में की गई दोस्तों, ये आपने अच्छे से देख लिया। तो आप सब इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और इसको एक सादे पेपर पर लिख के अपने दीवार के सामने चिपका लेंगे। बार बार इसको रटते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है, वहां कुछ नहीं काम करना, क्योंकि आपको याद होगा तभी आप गेस लगा पाएंगे। आपको जब याद ही नहीं होगा तो आप गेस भी नहीं लगा पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं आपसे सीधे सीधे मैचिंग वाले में दे दिया जाता है। 4 दे दिया जाएगा, चौथी, छठवीं, पांचवी, तीसरी इधर दे दिया जाएगा सब्जेक्ट और विषय, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया बता दो कि कौन से विषय, कौन से प्रावधान किस अनुसूची यानी किस शेड्यूल में दिया गया है। तो आप वहां पर कंफ्यूजन कर जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको अपने दीवार के सामने अच्छे से चिपका लेंगे और देख लेंगे, और इसको बार बार अगर रिवाइज करते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे, आपको याद हो जाएगा आसानी से चीज़ें कि कहाँ पर क्या पूछा जाता है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है कि आप इतना भी जो अनुसूचियां दी गई हैं, जो शेड्यूल्स दिया गया है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगले वीडियो में हम दोस्तों पढ़ेंगे शासन प्रणाली के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए हम दोस्तों सेपरेट वीडियो में, जो हमारा अगला वीडियो आएगा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं शासन प्रणाली के बारे में। तो हमारा जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों, हम वहाँ उसमें उस चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आप सबसे बस छोटा सा एक निवेदन है दोस्तों कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल जो है स्टडी विथ रामा, आप इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जो भी दोस्त हों, भाई बहन हो, जो फ्रेंड सर्किल में, अगर आपके जो फ्रेंड सर्किल में अगर कोई भी दोस्त हो जो आपके किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, यूपी पीसीएस, आरओ यारो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो आप उन तक वीडियो जरूर दोस्त शेयर कर देंगे। इससे उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलेगा और इससे हमारे भी मोटिवेशन का एक जरिया बने रहेगा कि इतने बच्चे इंगेज हो रहे हैं। तो आप सब दोस्तों अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहेंगे, और हमारा जो अगला वीडियो आएगा हम उसमें पढ़ने वाले हैं शासन प्रणाली के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सब अच्छे से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।